देश में सोने और चांदी के भाव जिस तरीके से उछाल मार रहे हैं और जिस तरीके से इसके भाव में लगातार जो है चढ़ाव आता जा रहा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में सोने और चांदी के भाव तकरीबन तकरीबन जो है दुगने होने को है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे वजहें क्या है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल साहब, जो कि मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो ग्लोबल हालात हैं वो सोने और चांदी के दाम बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि टैरिफ्स लग रहे हैं यूएस की तरफ से लगातार। ये मार्च अप्रैल से टैरिफ लग रहे हैं। टैरिफ की वजह से ग्लोबल ट्रेड पे काफी प्रेशर आया है। टैरिफ की वजह से डॉलर पे काफी प्रेशर आया है। डी डॉलराइजेशन हो रहा है, यानी डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है। ग्लोबल ट्रेड पे काफी इंपैक्ट आ रहा है। तो जब भी इस तरह की पैनिक की सिचुएशन आती है, जब भी ग्लोबल ट्रेड पे नेगेटिव असर आता है इस तरीके से, तो उस समय सेफ हेवन एसेट की तरफ सारी दुनिया भागती है। सोने को शुरू से ही सेफ हेवन एसेट माना जाता है, इसलिए सोने के और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरा, डिमांड और सप्लाई की बात है। सोना एक ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि सोने की एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है और नई माइंस की डिस्कवरी नहीं हो रही, जबकि डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में तो हम ज्वेलरी खरीदने का शौक रखते हैं। चाइना में इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत हो रही है। ग्लोबली बहुत डिमांड हो रही है, क्योंकि डॉलर का वर्चस्व जैसे जैसे कम हो रहा है, लोग सोने पे भरोसा जता रहे हैं, इसलिए सोने के दामों में इतनी तेजी आई है। चांदी सेफ एसेट के साथ साथ इंडस्ट्रियल यूजेज में भी काम आती है, और जनरली सोना और चांदी एक साथ बढ़ते और कम होते हैं। इसी वजह से इतनी तेजी आई है, और ये तेजी अभी बरकरार रहने की संभावना है। अभी भी मेरा ये मानना है कि 15% तेजी सोने और चांदी में एक साल में आ सकती है। अच्छा, आम दर्शकों के जहन में जो है अगर एक थोड़ी सी क्लैरिटी लेके आनी हो तो आप क्या आंकड़ों में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से जो है ये सोने के भाव जो है कहां तक पहुंच सकते हैं अगले एक साल में, एक अनुमान के मुताबिक? सिंपल, आज आज का भाव जो है सबको पता है। गूगल आज का भाव दिखा रहा है, उस पर आप 15% जोड़ लीजिए। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा, क्योंकि हर शहर का हाजिर के दाम में थोड़ा फर्क होता है। एमसीएक्स का दाम तो एक होता है, हर शहर में हाजिर के दाम में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो आज के डेट में आप 15% जोड़ लीजिए, चांदी में 15% जोड़ लीजिए, इतनी तेजी आने की संभावना है। और दूसरा, आप देखिए, 15% अगर तेजी आती है तो बाकी एसेट्स के मुकाबले आपको बहुत अच्छी तेजी मिल रही है। आप देखिए, बैंक एफडी आपको क्या दे रही है आज, 6.5% के आसपास। उसके अलावा सेविंग स्कीम जो है सरकारी, वो क्या दे रही है, 7%। तो 15% रिटर्न अगर आती है आपको तो बहुत अच्छी चीज है। और सोने को फिर हम ज्वेलरी शेप में हिंदुस्तान में इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं, हम सबके लिए फेवरेट है। तो वहां सोना ठीक है, वहां मेकिंग चार्जेस जरूर लगते हैं। आपकी तीन तीन पर्पज सर्व करता है। एक तो आपकी खूबसूरती बढ़ाता है, परिवार की महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाता है। दूसरा, सोशल प्रेस्टीज, सीधी सी बात है, समाज में प्रतिष्ठा बनती है सोने की ज्वेलरी पहन के। तीसरा, आपको रिटर्न अच्छी मिल ही रही है। और चौथा, देखिए, ज्वेलरी शेप में जब हम इसे लेते हैं तो वहां एक इमोशनल कंपोनेंट आ जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हो जाती है। क्योंकि ज्वेलरी जो है जनरली 25-30 साल, इवन 2-2 जनरेशन तक सहेज के रखी जाती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अपने आप हो गई। तो सोने में इन्वेस्टमेंट आज भी अगर की जाए, चाहे ज्वेलरी शेप में जहां मेकिंग चार्जेस लगते हैं, या आप ईटीएफ के थ्रू, या आप जो है डिजिटल सोना अगर लेते हैं, तो डिजिटल सोने में भी जो है ऑनलाइन लेते हैं, तो वहां भी आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट का है। जी अच्छा, मार्केट में एक रूमर भी बड़ा फैल रहा है कि जिस तरीके से सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, खास तौर से मैं सोने की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ऐसे भी कुछ एस्टिमेट्स हैं कि अगले 3-4 सालों में जो सोने के भाव है 5 से 6 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच सकता है। क्या इस पर बिलीव करना चाहिए? जी नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है। क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे मैंने बताया, डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है, और टैरिफ्स की बोलबाला है दुनिया में, जो ग्लोबल ट्रेड को कम कर रहा है। अब डॉलर का वर्चस्व कम होगा तो कोई ना कोई और करेंसी आगे आएगी। हो सकता है ब्रिक्स की करेंसी जो है आ जाए, हो सकता है यूरो का वर्चस्व बढ़ जाए, हमारा रुपये के वर्चस्व भी बढ़ रहा है। और साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड भी अल्टीमेटली, टैरिफ्स जो है वो कम होने लाजमी है, क्योंकि इतने टैरिफ्स के साथ ग्लोबल ट्रेड नहीं चल सकता। तो इसलिए चीजें जब सेटल होंगी, तब सोने की ग्रोथ यहाँ से कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सोने के दाम कम होने की संभावना है, बट ग्रोथ जितना आप कह रहे हैं
उतना होने की संभावना मुझे नहीं लगती है, क्योंकि देखिए हमें बाकी एसेट क्लासेस भी कंपेयर करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा तेज़ी आएगी। हाँ, जब तेज़ी आती है, तो रूमर्स का बाज़ार गर्म होता है, लेकिन बहुत सी रूमर्स बिना लॉजिक के होती हैं। जी। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर हम खासतौर से भारतीय लोगों की बात करते हैं तो हम लोग जो है शुद्ध सोना परचेज करने में बिलीव रखते हैं। यानी जो महिलाएं गहने भी बनवाती हैं वो 22 कैरेट के आसपास ही रखती हैं। इससे कम हम भारतीय बिलीव नहीं करते। 22 कैरेट के आसपास हम जो है अपने ज्वेलरीज को बनवाते हैं। अभी जो बायर्स हैं उनको आप क्या सजेशन देंगे? क्या अभी आपको रुकना चाहिए कि भाई सोने के दाम आने वाले समय में कम भी हो सकते हैं, या फिर ये अच्छा मौका है कि अभी जल्दी से परचेजिंग कर लो जो करनी है, क्योंकि आने वाले समय में ये और महंगा हो सकता है? आपका क्या सजेशन है? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी रुकने की सलाह नहीं ले रहा। जिसको ज्वेलरी लेनी है, घर में कोई शादी है या अपने लिए ज्वेलरी लेनी है, तो मेरे हिसाब से उपयुक्त समय है। इस चीज़ से ना घबराएँ, इस चीज़ से ना डरें कि ऑलरेडी इतने तो दाम बढ़ गए हैं, अब इतने बढ़े हुए दाम पे क्या लेना? ऐसी कोई बात नहीं है। इस दाम पे आप ले सकते हैं, और जैसे मैंने बताया ज्वेलरी जब ली जाती है, 1 साल 2 साल के लिए नहीं। अगर आप ऑनलाइन सोना लें, तो हो सकता है, या आप फिजिकल गोल्ड लें, हो सकता है 1 साल 2 साल के एंगल से लें। ज्वेलरी में एक इमोशनल अटैचमेंट भी आ जाती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती है। इसलिए अगर ज्वेलरी लेनी है, तो अभी भी आप ले सकते हैं, अभी भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बहुत हम देख रहे हैं कि जो फ्लक्चुएशन है इसके मार्केट प्राइस में वो बहुत ज्यादा है। यानी जो गोल्ड में जो है ऐतिहासिक चढ़ाव तो है ही, लेकिन पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड जो है आज टूटा है सोने में। पिछले 12 सालों में सोने का भाव जितना टूटा है इतना पिछले 12 सालों में नहीं टूटा था। तो ये भी थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है कि सोने के भाव तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फ्लक्चुएट ये कर रहा है, जो फ्लक्चुएशन है वो भी बहुत ज्यादा है। गिर रहा है तो बहुत गिर रहा है, चढ़ रहा है तो बहुत चढ़ रहा है। इस फ्लक्चुएशन के पीछे आप क्या रीजंस देखते हैं? देखिए, जब भी कोई एसेट क्लास में बहुत तेज़ी आती है, तो उसके बाद फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि मार्केट में हर तरह की फोर्सेस होती हैं। जब भी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चढ़ती है, तो कई बार मार्केट में दूसरे जो फैक्टर्स हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं। बट आप देखिए कि ग्रोथ कितनी हुई है, उसके मुकाबले में डाउन कितना आया है। तो उस हिसाब से देखेंगे, तो ग्रोथ कहीं ज़्यादा हुई है, और डाउन जो है, उस हिसाब से नहीं आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि डाउन आया हुआ है उस लेवल से, तो एक अच्छा मौका है ज्वेलरी परचेज करने का। आकाश जिंदल साहब लगातार यही बातें कह रहे हैं कि ये माकूल वक्त है, ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास। जब आप अगर गोल्ड परचेज करना चाह रहे हैं कॉइन्स के रूप में, बिस्किट्स के रूप में या फिर ज्वेलरीज के रूप में, तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसके दाम और ज्यादा बढ़ जाए। सर, ये स्टेबिलिटी की एक जो बात चल रही है कि भाई ये जो लगातार जो चढ़ाव आ रहा है, जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं सोने के, क्या ये कहीं पर जाकर के स्टेबल भी होगा आने वाले कुछ महीनों में? जैसे मैंने आपको कहा, 15% के आसपास की तेजी की उम्मीद मैं कर रहा हूँ। तो स्टेबिलिटी, एक तरफ हम तेजी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेबिलिटी, दो, ये दो चीजें तो एक साथ नहीं ना चलेंगी। एक तरफ तो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एक तरफ स्टेबिलिटी की। तो अब जब ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी की तो उम्मीद नहीं आती है। वैसे भी कमोडिटीज में फ्लक्चुएशन तो इसका हिस्सा ही होती है, तो फ्लक्चुएट तो करता रहेगा। फ्लक्चुएशन तो हमेशा कमोडिटीज का एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट है। गोल्ड की प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करती रही हैं। तो मेरे हिसाब से इसलिए कोई स्टेबिलिटी के एंगल से इसे ना देखा जाए, एप्रिसिएशन के एंगल से देखा जाए, और एप्रिसिएशन आने की संभावना क्लियरली दिख रही है। जी, जी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, एक सवाल और यहाँ पर थोड़ा बनता है। एक तरह की चर्चा ये भी है कि जो गोल्ड प्राइसेस में लगातार जो हम बढ़त देख रहे हैं, एक चर्चा ये भी है कि भारत सरकार जो है अपने गोल्ड स्टॉक को बढ़ा रही है, जो उनके पास गोल्ड का जो स्टॉक है उसको जो है बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इसका भी कहीं ना कहीं इसके प्राइसेस में असर पड़ रहा है। सर, ये बात कहाँ तक सही है, क्योंकि लगातार जो है इस तरह की भी चर्चाएं लगातार मार्केट में बनी हुई है? देखिए, बहुत से मुल्कों की सरकारें अपने गोल्ड रिजर्व बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल माहौल, टैरिफ्स का माहौल, डॉलर्स का माहौल, डी डॉलराइजेशन का माहौल सारी सरकारें देखती हैं, और सारी सरकारों को आगे की प्लानिंग करनी पड़ती है। चाइना में मैसिव बाइंग हो रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर हिंदुस्तान की सरकार भी बाइंग कर रही होगी, तो मेरे हिसाब से अगर वो ये कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये एक राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। अगर हम एज्यूम करें कि वो कर रही है, तो क्योंकि जाहिर सी बात है, ग्लोबल एटमॉस्फेयर जिस तरीके का टैरिफ्स की वजह से बना हुआ है, डी डॉलराइजेशन की वजह से बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल एंगल की वजह से बना हुआ है,
रशिया यूक्रेन वॉर का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ ग्लोबल इकोनॉमी पे, दर्शक सब जानते हैं। उसके अलावा इसराइल के इशू का ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट रहा है। फिर कई कंट्रीज के अंदर हमने देखा है डिस्टेबलाइजेशन हुई है, श्रीलंका में नेपाल का माहौल हमने देखा। तो अगर हमारी सरकार, मैं ये नहीं यहाँ कह रहा कि हमारी सरकार खरीद रही है, ऐसी मैं स्टेटमेंट कोई नहीं दे रहा हूँ, बट अगर हमारी सरकार खरीद रही है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। सरकारें जो हैं ग्लोबल माहौल को देखते हुए अपनी अगर गोल्ड खरीदती हैं तो उसमें मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए जो है ग्लोबल मार्केट्स में तो बाइंग हो ही रही है, हमें तो ओवरऑल डिमांड देखनी है, ओवरऑल डिमांड तो बढ़ रही है और टैरिफ की सिचुएशन का भी कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा, रशिया यूक्रेन वॉर का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, डॉलर का वर्चस्व कम होगा ये लगभग तय है। तो इसलिए ये सब अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं तो इसीलिए जो है सोने के दाम बढ़ने की संभावना, फिर जैसे मैंने आपको बताया डिमांड सप्लाई इक्वेशन, हर चीज डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। सिंपल सी बात है, आप सब्जी मंडी की बात करें, गोभी जिस दिन सप्लाई कम होगी लेकिन खरीदने वाले ज्यादा होंगे उसका दाम बढ़ जाएगा। यहाँ जो एग्जिस्टिंग खदानें हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई खदानें मिल नहीं रही, ज्वेलरी शेप में हम लोग ले रहे हैं। चाइना और कई और देश हैं जो इसको जो है मेजर तरीके से परचेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हेजिंग के लिए। तो जाहिर सी बात है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सप्लाई लिमिटेड होगी, उसके दाम बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई जो है बढ़ने की भी संभावना है। यहाँ पर जिस तरह की बात यहाँ पर आकाश जिंदल साहब कह रहे हैं, और ये भी सजेशन है जो लोग परचेज करना चाह रहे हैं इस समय गहने सोने के और चांदी के खास तौर से, तो ये उनके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। आप रुके नहीं, क्योंकि यहाँ पर संभावना लगातार मार्केट में यही बन रही है कि सोने और चांदी के भाव में आगे चल करके और ज्यादा उछाल आने वाला है। और जो एक्सपेक्टेशंस है और या फिर जो अनुमान कह लीजिए कि 15% तक का जो है उछाल आने वाले समय में आपको और देखने को मिल सकता है। हालांकि एक जो चर्चा यहाँ पर यह भी चल रही थी, कुछ रूमर्स ऐसे भी थे कि आने वाले कुछ 2-3 सालों में सोना जो है प्रति 10 ग्राम 5 से 6 लाख रुपए तोला हो जाएगा। तो इन तमाम तरह की बातों पर बिलीव करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना ज्यादा आपको घबराने या परेशान होने की आवश्यकता है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, सोने और चांदी के भाव में भी इस समय वही कुछ हो रहा है। इसके पीछे जो कुछ फैक्टर्स आकाश जिंदल साहब गिनवा रहे थे, उसमें जो है इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसमें भी कुछ चीजें हैं जो इस पर इम्पैक्ट करती हैं, तो वो चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सर एक सवाल चलते चलते आपसे लेना चाहूंगा, जो लोग सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, ऐसे इन्वेस्टर्स को लेकर के आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए आगे? भी देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट में जब इन्वेस्ट करना होता है तो रिस्क फैक्टर्स तो अपनी जगह होते हैं। अगर आप किसी ETF में जा रहे हैं तो रिस्क फैक्टर्स को अच्छे से स्टडी करें, फिर फैसला करें। बट ओवरऑल गोल्ड अगर आप लेते हैं फिजिकल फॉर्म में तो डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा जरिया है। हमें भूलना नहीं चाहिए, आज से 100 साल 200 साल पहले हमारे पुरखे इन्वेस्टमेंट करनी होती तो गोल्ड को एक बेहतरीन जरिया मानते थे। आज लोगों ने बैंक FDs में इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मेरे हिसाब से फिजिकल फॉर्म में गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन बनती है। फिर ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए आज गोल्ड एक अच्छी परचेज बनता है। और फिर अगर आप फिजिकल शेप में आज गोल्ड लेके रखते हैं तो कल को ज्वेलरी बनवानी हो, परिवार के किसी सदस्य में कोई शादी हो, कोई और शुभ मौका हो, तो उसको एक्सचेंज किया जा सकता है। तो इसलिए एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन के रूप में जहां लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में जाते हैं, सेविंग स्कीम में जाते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम में जाते हैं अलग अलग तरह की, वहां गोल्ड भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम अपने पुरखों से सीखें, 100 साल 200 साल पहले हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते आए हैं, तो आई थिंक एक डाइवर्सिफिकेशन के रूप में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है हमें करना चाहिए और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ये प्रूव होगी। अच्छा सर, एक चीज और यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और चाहता हूँ, जो गोल्ड के रेट में लगातार हम बढ़त देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या कुछ पड़ने वाला है? क्योंकि चर्चाएं कुछ ऐसी भी हैं कि जो सोने के दाम लगातार देश में बढ़ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट जो है देश की महंगाई पर भी पड़ने वाला है। हर चीज आने वाले समय में ज्यादा महंगी हो सकती है, क्या ये सही है? और अगर है तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर इन्फ्लेशन का डेटा देखें 2% से भी कम इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में बहुत बहुत रिलीफ मिला है हमें। RBI का कंफर्ट लेवल है 4% ±2%, 2% से भी कम इन्फ्लेशन है। तो महंगाई से हमें बहुत राहत है, और खासकर वो भी दिवाली जैसे माह के आसपास। तो ऐसे में तो बड़ा क्लियर ये प्रूव होता है। इसीलिए मैंने आपके सवाल को बीच में रोका, माफी चाहूंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसलिए इन्फ्लेशन से इसे हम कनेक्ट नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब लोगों के खाने पीने का सामान महंगा होता है,
इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब आप गोभी, आलू, प्याज, दाल जो डेली हम कंज्यूम करते हैं वो बढ़ता है। इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं। गोल्ड तो एक ऐसी तरह की चीज है, वही परिवार खरीदेगा ज्वेलरी जिसके पास कुछ सरप्लस पैसा है, खुशी का मौका है। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, जब जिंदगी की जो नेसेसिटीज हैं, जैसे रोटी, दाल, आटा, चावल, बच्चों की फीस, घर का किराया, वो सब चीजें बढ़ती हैं। तो इसलिए इन्फ्लेशन में अभी कोई ग्रोथ नहीं है और ना ही हम गोल्ड प्राइसेस को इन्फ्लेशन के साथ उस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि जी, गोल्ड जाहिर सी बात है, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनका टारगेट तो होता है रोटी, कपड़ा, मकान और बिल्कुल। हेल्थ और बच्चों की एजुकेशन। जाहिर सी बात है वो लोग गोल्ड परचेज या ज्वेलरी बनवाने की तरफ उतना उनका रुझान नहीं होता, क्योंकि हमारे गरीब भाई बहनों का बेसिक रुझान ये होता है कि उनकी नेसेसिटीज पूरी हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पर जो है आकाश जिंदल साहब यही बातें बता रहे थे कि आप जो है मार्केट में जो रूमर्स चल रहे हैं इस पर बिल्कुल भी आप बिलीव ना करें, क्योंकि सोने का भाव बढ़ना जो है इसका मार्केट के प्राइसेस के ऊपर, अन्य चीजों के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, ना ही इससे महंगाई बढ़ने वाली है। दूसरी बात ये कि जो एक और तरह का रूमर ये था कि आने वाले 3-4 सालों में सोने का प्रति 10 ग्राम भाव जो है वो 5 से 6 लाख रुपए तक बढ़ जाएगा। तो ऐसा भी कहीं पर जो है दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता। जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार यही बातें कर रहे हैं और आकाश जिंदल साहब देश के जाने माने अर्थशास्त्री और जाने माने जो है विशेषज्ञ हैं मार्केट के। तो उनके जो राय थी आप लोगों के लिए, आप लोगों ने सुना ही और आप इस पर बिलीव करें। और ऐसे लोग जो इस समय सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं या फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वक्त अभी भी बिगड़ा नहीं है, क्योंकि संभावना यही है कि आगे आने वाले समय में सोने और चांदी के भाव और ज्यादा बढ़ जाए। तो माकूल वक्त है, अभी आप परचेस कर लेंगे तो आप बेनिफिट पे रहेंगे। सर आपने हमने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए लास्ट बहुत लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने जी। आपको करंट सर्कमस्टांसेस देखते हुए एडवाइस दी, लेकिन अगर ईटीएफ्स के थ्रू लगाना चाहते हैं तो मार्केट जो है उसके जो रिस्क फैक्टर्स है उसको देखते हुए स्टडी करें, क्योंकि जो पैसा आप लगा रहे हैं उस पे किसी तरह की कोई रिटर्न्स आपको एश्योर्ड नहीं है। पैसा आप लगा रहे हैं, गेन भी आपका होगा तो रिस्क भी आप आपका होगा। किसी तरह की जो है रिटर्न्स की एश्योरेंस ईटीएफ्स में नहीं दी जा सकती। बाकी ग्लोबल सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा ही है। बिल्कुल, तो अपनी जो है अपनी समझ से अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से पैसा लगाएं। और जो लोग परचेज करना चाहते हैं गोल्ड को, सिल्वर को ज्वेलरीज के तौर पर, तो वो खरीद सकते हैं इस समय, क्योंकि आने वाले समय में इसके दाम और थोड़े से बढ़ने की संभावनाएं हैं। आकाश जिंदल साहब देश के जाने माने अर्थशास्त्री, मार्केट विशेषज्ञ, सर हमें अपना कीमती वक्त दिया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक हमें इस समय लगातार देख रहे हैं वो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।